अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका उस्ताद अबू हुज़ैफ़ा। आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास वॉल्यूम एंड डेंसिटी। हमारे पास जो वॉल्यूम होता है ये चीज़ क्या होती है और ये जो डेंसिटी है इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा। सही, इनका कॉन्सेप्ट क्या होता है। ज़्यादातर थोड़ा सा सवाल जहन में रखें कि पिछले दिनों जो हमने चीज़ें पढ़ी थी उसके अंदर, यानी बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं एक चीज़ जिसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। अपने अपने बचपन में ये चीज़ पढ़ी होगी कि हमारे पास एक चीज़ होती है जिसे हम मैटर कहते हैं। मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास, यानी हर वो चीज़ जो जगह घेर दिए और जिसके पास मास हो तो उसे हम क्या कहते थे, मैटर कहते थे। ये मैटर की हमारे पास डेफिनेशन थी। ठीक है, यानी मैटर को हम बचपन से यही पढ़ते आ रहे थे कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, यानी जिसके पास स्पेस हो और जिसके पास मास हो तो उसे हम क्या कहते थे, मैटर कहते थे। सही। अभी यहाँ देख लें कि मैटर के लिए हमारे पास दो चीज़ें आ गई। एक आ गया मास, ठीक है, जो कि एक बेसिक क्वांटिटी थी, फिजिकल क्वांटिटी। ये पी इस वजह से लिखा है कि मास हमारे पास क्या था, एक बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थी। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास स्पेस। ठीक है, स्पेस के लिए हम अभी पढ़ने वाले हैं वॉल्यूम। कि वॉल्यूम कोई और चीज़ नहीं है बल्कि वो जो स्पेस के लिए वर्ड इस्तेमाल होगा, स्पेस के लिए जो फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन होगी उसे हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम कहेंगे। सही। तो एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई हमारे पास वॉल्यूम, तो उसकी डेफिनेशन होगी, उसका फार्मूला होगा और उसका कोई ना कोई यूनिट होगा हमारे पास। सो डेफिनेशन इसकी आ गई, द थ्री डायमेंशनल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉल्यूम। ठीक है, यानी जो भी थ्री डायमेंशनल स्पेस होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई कर रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। सही है। मसलन समझ लें कि जब भी आपको ये वर्ड नज़र आए ना, स्पेस, ये कुछ टर्म है, ये आप नोट कर लीजिए। एक टर्म इस्तेमाल होता है जिसे हम कहते हैं एक्सिस। ठीक है, एक्सिस कहते हैं। दूसरा होता है प्लेन। ठीक है, और थर्ड वन ये होती है स्पेस। ये तीन वर्ड इस्तेमाल होते हैं। तो एक्सिस होता है हमेशा किसी न किसी एक डायरेक्शन में बॉडी की मूवमेंट, या तो वो एक्स एक्सिस के अलांग हो सकती है, या फिर वाई एक्सिस के अलांग, या फिर जेड एक्सिस के अलांग। यानी तीनों एक्सिस में से किसी न किसी एक्सिस के अलांग बॉडी जा रही है। ठीक है, प्लेन के लिए हम क्या करते हैं, दो एक्सिस लेते हैं, यानी या तो एक्स वाई प्लेन हो सकता है, या फिर वाई जेड प्लेन हो सकता है, या एक्स जेड प्लेन हो सकता है। ये प्लेन की जब भी हम बात करेंगे, ठीक है, तो उसमें हमारे पास क्या होता है, दो कोऑर्डिनेट्स होंगे प्लेन में। जब स्पेस की बात करेंगे हम, तो स्पेस में हमारे पास क्या होते हैं, तीन कोऑर्डिनेट्स, यानी बॉडी एक्स एक्सिस में भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर रही होती है, मौजूद होती है, वाई एक्सिस में भी होती है और जेड एक्सिस में भी। अब ये बात अपने जहन में रख लें। ठीक है, एक्सिस का मतलब कोई भी वन डायमेंशनल क्वांटिटी है, यानी यहाँ सीधे जाएगी या ऊपर जाएगी या बाहर आएगी। ठीक है, प्लेन की बात कर रहे हैं तो कोई दो एक्सिस होंगे, और जब भी स्पेस की बात करेंगे तो स्पेस के लिए हमारे पास तीन एक्सिस होंगे। ठीक है, ये है स्पेस का कॉन्सेप्ट। तो ये जो वॉल्यूम की हम बात कर रहे हैं ना, द थ्री डायमेंशनल स्पेस, इस वजह से थ्री डायमेंशनल लिखूं या ना लिखूं, स्पेस आ जाए तो आप समझ जाएं कि सर आप जो बात कर रहे हैं वो थ्री डायमेंशनल की बात कर रहे हैं, स्पेस की वजह से। द थ्री डायमेंशनल स्पेस यानी थ्री डायमेंशनल जगह जो कि कोई भी ऑब्जेक्ट घेर रहा होता है उसे वॉल्यूम कहते हैं। आई बात समझ? यानी डेफिनेशन आपके जहन में आ चुकी होगी कि पहले जो हम पढ़ चुके थे मैटर, उस मैटर की दो प्रॉपर्टीज थी। एक था उसके पास मास होना चाहिए, दूसरा क्या, उसके पास स्पेस होनी चाहिए। मास एक फिजिकल क्वांटिटी थी जिसको हमने पढ़ चुके हैं। स्पेस जो है वो उसके लिए जो फिजिकल क्वांटिटी है उसे वॉल्यूम कहा जाता है। तो वॉल्यूम इज थ्री डायमेंशनल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। कोई भी जगह कितना भी वॉल्यूम घेर रही है वो चीज क्या कहलाती है, वो कहलाती है स्पेस। ठीक है, फार्मूला देखा जाए तो फार्मूला नॉर्मली जो हम इस्तेमाल करते हैं ना फार्मूला, ये वाला जो फार्मूला है वो फार्मूला है रेक्टेंगुलर स्पेस के लिए। अपने जहन में रख लीजिए, वॉल्यूम का हर चीज़ के लिए अलग से फार्मूला होगा, लेकिन जो भी रेक्टेंगल है उसे रेक्टेंगल के लिए ये माना जाता है कि फार्मूला हमारे पास कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर है या रेक्टेंगल है उसके लिए ये फार्मूला है। ठीक है, कौन कौन सा है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। सही है। मसलन समझ लें कि हमारे पास क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, कोई ना कोई बॉक्स है। ठीक है, ये मेरे पास बॉक्स है, छोटा सा मैं ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास बॉक्स आ गया। ठीक है, ये बॉक्स को देखें, ये बॉक्स, ये उसका पिछले वाला साइड है,
यानी ये वाला जो साइड है ये उसका पिछले वाला है और ये आगे वाला है, ये बीच में से ओपन है ये बॉक्स, समझ लीजिए। अब देखें बॉक्स को जब भी आप नोट करेंगे तो आपको मिलेंगे ये वाले एक्सिस, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक एक डिस्टेंस है, यानी बॉक्स जमीन पर जो पड़ा हुआ है हॉरिजॉन्टली वो ये एक्सिस है, ठीक है। और दूसरा डिस्टेंस है हमारे पास ये जो बाहर की तरफ आ रहा है ये वाला डिस्टेंस, ये बॉक्स कुछ बाहर की तरफ या कुछ अंदर की तरफ जा रहा होगा। यानी अगर 3 डायमेंशनल देखें तो ये वाला जो पास ये वाला उसका जो साइड होती है वो भरी हुई होती है, यानी ये भी कोई ना कोई डिस्टेंस होता है। और दूसरा क्या, बॉक्स ऊपर की तरफ भी खड़ा हुआ है, यानी ये वाला डिस्टेंस यहाँ पर ये ले, ये उसका डिस्टेंस यानी वर्टिकली जो अपवर्ड वो खड़ा हुआ है ये भी सेम ही है, और ये भी यहाँ पर ऊपर सेम ही है आपके पास ये वाला सिस्टम, ये भी वर्टिकल वाला है, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 टाइप के, ये जो हॉरिजॉन्टली होता है हॉरिजॉन्टल को हम एक्स एक्सिस लेते हैं, वर्टिकल को वाई एक्सिस लेते हैं, और ये जो इन या आउट हो रहा है प्लेन से उसे हम क्या कहते हैं, जेड कहते हैं। क्या कहते हैं, जेड। अब जेड ऐसे मसलन जेड एक्सिस क्या होता है उसके लिए थ्योरेटिकली सिंपली आप क्या करें, अपना पेन स्क्रीन पर रखें, जैसे आप स्क्रीन पर पेन रख रहे होंगे ना, तो स्क्रीन एक्स वाई प्लेन है और ये जो पेन है ना, पेन का डायरेक्शन वो आपका होगा जेड एक्सिस का, ठीक है। ये डायरेक्शन है जेड एक्सिस का, यानी प्लेन के या तो अंदर जा रही हो कोई चीज या बाहर की तरफ जा रही हो तो उसे हम जेड एक्सिस कहते हैं। तो जेड एक्सिस आप समझ चुके हैं, यानी ये जो चीज अंदर की तरफ जा रही है, यानी ये तो हमारे पास एक्स वाई प्लेन आ गया, ये एक्स वाई प्लेन है हमारे पास, ठीक है। और ये जो प्लेन है ये जो अंदर की तरफ जा रहा है ये प्लेन कहलाता है जेड एक्सिस, ये प्लेन क्या है, जेड एक्सिस कहलाता है, ठीक है। तो हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है तो इन तीनों डायमेंशन में ये जो बॉडी जगह ऑक्यूपाई कर रही है इसे हम उसका वॉल्यूम कहते हैं। तो वॉल्यूम को मालूम करने के लिए फार्मूला क्या आ गया हमारे पास, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे इस ये जो हमारे पास ब्लॉक था तो हमें क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा। अब देख लें अगर वॉल्यूम का यूनिट हम देखना चाहें तो यूनिट हमें क्या मिलेगा, देखें ये जो वॉल्यूम है इन तीनों का आपस में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। तो सिंपली वॉल्यूम को क्या करेंगे, लेंथ का जो यूनिट होता है हमारे पास वो क्या होता है, मीटर। विड्थ भी एक लेंथ ही होती है, देखें कोई ऑब्जेक्ट कितना मोटा है तो हम लेंथ ही बताते हैं, सही है। और हाइट कोई कितना लंबा है तो वो भी लेंथ ही होती है, सही है। तो हम एक्चुअली नाम अलग से रख रहे हैं कि लेंथ हम हॉरिजॉन्टली या ले रहे होते हैं या वर्टिकल ले रहे होते हैं उसे लेंथ कंसीडर करते हैं। ऐसे बॉडी जो जेड एक्सिस में जा रही है उसे विड्थ कहते हैं, मोटी कितनी है वो विड्थ कहलाती है, और हाइट यानी वो खड़ा कितना हुआ है उसे हाइट कहते हैं। तो ये एक अलग से सिर्फ नाम है, तीनों के तीनों इन तीनों के जो यूनिट है वो मीटर ही है, यानी ये डिस्टेंस ही है दो पॉइंट्स के दरमियान, ठीक है। तो इसे हम मीटर में मेजर करते हैं। तो लेंथ का यूनिट भी मीटर आ गया हमारे पास, और विड्थ का यूनिट भी मीटर, और हाइट का यूनिट भी क्या, मीटर, ठीक है। मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर। जब बेसिस हमारे पास सेम होती हैं तो पावर आपस में क्या होते हैं, ऐड होते हैं, सही है। यानी दो ऐसी क्वांटिटीज जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, यानी हमारे पास एक फिजिकल वेरिएबल है एम, ये भी एम ये भी एम, तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तीनों के बेसिस सेम है तो इनके पावर ऐड होते हैं। सर पावर तो हमें नज़र नहीं आती, जी हाँ, जिसके ऊपर पावर नज़र नहीं आता उसको हम वन कंसीडर करते हैं कि इसके ऊपर कोई ना कोई वन पावर है, लाजमी है, ठीक है। जिसके ऊपर पावर होता है तो पावर कंसीडर किया जाता है। देखें अगर इन तीनों के बेसिस सेम है तो मैंने रखा एम, तो 3 मरतबा 1 को प्लस करूंगा आपस में तो क्या आंसर आएगा, 3 आएगा, सही है। तो वहाँ हमें मीटर क्यूब जो है हमारे पास वो ऐसा ही यूनिट है किसका, वॉल्यूम का। वॉल्यूम का जो ऐसा यूनिट आ गया हमारे पास क्या आ गया, मीटर क्यूब, ठीक है। उसके बाद हमें पता है कि हमारे पास जो स्टेट्स ऑफ मैटर है ना वो डिफरेंट है, यानी हमारे पास जो मैटर है वो एक शक्ल में नहीं होता, वो अपनी मुख्तलिफ स्टेट्स में रहता है। तो इस वजह से इसकी मुख्तलिफ अक़साम होती है मैटर की। तो पहले हमारे पास होता है सॉलिड, कोई भी ऑब्जेक्ट सॉलिड हो, यानी सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है, लिक्विड होता है हमारे पास, एंड गैस होता है। प्लाज्मा भी एक मैटर की स्टेट है, लेकिन हम ज़्यादातर जो स्टडी कर रहे होते हैं बेसिस स्टडी के हिसाब से वो हमारे पास 3 होती हैं। एक होता है हमारे पास सॉलिड, और दूसरा क्या होता है, लिक्विड, एंड थर्ड वन इज गैस। अब समझ ले, सॉलिड के पास जो वॉल्यूम होता है ना वो फिक्स्ड होता है, और उसकी जो शेप होती है वो भी फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड, एक मुकम्मल फिक्स्ड शेप, यानी उसकी शेप को आप छोटा सा फोर्स लगाकर चेंज नहीं कर सकते, यानी उसको अगर चेंज करना है बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना होगा तभी जाकर वो चेंज हो जाएगी, सही है। यानी उसके पास फिक्स्ड वॉल्यूम होगा और उसकी जो शेप होगी वो भी फिक्स्ड होगी, ये दोनों चीज़ें। और लिक्विड की अगर बात की जाए तो लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो तो फिक्स्ड होता है, यानी उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। यानी अगर आपने गिलास पानी का रखा है
वो 2 गिलास नहीं हो जाएंगे, यानी 2 गिलासों में वो नहीं भर जाएगा, एक ही गिलास में पड़ा रहेगा। ठीक है, यानी अगर एक गिलास ज़्यादा उसके वॉल्यूम को कम या बढ़ाना चाहें आप, तो वो भी नहीं कर सकते, यानी उसका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स्ड ही रहेगा, बट नॉट फिक्स्ड शेप, यानी उसके पास जो शेप होती है वो फिक्स्ड नहीं होती। मसलन समझ लें मेरे पास पानी है, मेरे पास कोई ना कोई गिलास यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो मैं पानी इस गिलास में फिल करता हूँ, तो पानी क्या करता है, गिलास जैसी शक्ल अख्तियार कर लेता है। मैं अगर उसे जग में फिल करता हूँ तो वो जग जैसी शक्ल अख्तियार कर लेता है। यानी पानी क्या करता है, जिस भी कंटेनर में उसे मैं रखता हूँ वो सिंपली उस जैसी शक्ल अख्तियार कर देता है, यानी उसके पास कोई अपनी फिक्स्ड नहीं होती शेप, वो सिर्फ जिस चीज में रखा जाए उसकी शेप अख्तियार करता है। सही है, तो उसके पास फिक्स्ड शेप नहीं होती, बजाय इसके कि सॉलिड, अगर आपके पास छोटा सा पत्थर है जो रेक्टेंगल है, आप गिलास में रखेंगे, आप उसे जग में रखेंगे, या उसे आप हवा में रख दिया, तो इन तीनों सूरतों में उसकी जो शेप है वो रेक्टेंगल ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, बजाय के पानी को आपने जमीन पर फैला दिया तो उसकी शेप आपको नजर ही नहीं आएगी, इरेगुलर होगी। जग में रखा तो जग की शेप, आपने किसी कंटेनर में रखा तो कंटेनर जैसी शेप अख्तियार कर लेगा। ये लिक्विड की क्वांटिटी होती है, यानी खासियत होती है। और नीचे देखा जाए गैस, तो गैस के पास ना ही फिक्स्ड शेप होती है, ना ही उसके पास फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। सही है, उसकी शेप भी फिक्स नहीं होती है और उसका जो वॉल्यूम होता है वो भी फिक्स नहीं होता। सर शेप तो फिक्स ना हो ये तो हमने लिक्विड में देख लिया, वॉल्यूम कैसे फिक्स नहीं होता, ये चीज समझिए। अब गैस को जितनी भी जगह मिल जाए वो इस रूम में क्या हो जाती है, स्केटर हो जाती है। सिंपली सिंपली एक छोटा सा मिसाल मैं आपके लिए दे देता हूं कि परफ्यूम आपने इस्तेमाल की होगी, परफ्यूम में अंदर क्या होती है, गैस होती है। सिंपली जो भी हो, मिक्सर हो, गैसेस का जो भी हो, यानी गैसेस ही होती हैं। तो जैसे ही आप परफ्यूम को स्प्रे करते हैं तो पूरे रूम में उसकी खुशबू फैल जाती है। इसकी वजह क्या है, यही गैस, कि गैस के पास जो फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है, तो उसे जितनी भी जगह मिलेगी वो सारी जगह को ऑक्यूपाई करेगा। सही है, यानी रूम मिलेगा तो पूरे रूम को वो ऑक्यूपाई कर लेगा। तो ये गैस की एक खासियत समझ लें आप, कि गैस के पास फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं होता। अब आप अगर गैस को कंप्रेस कर लें, यानी फोर्स लगा लगा कर गैस को इकट्ठा करना चाहें, वो भी कर सकते हैं। यानी यहाँ पर फिक्स्ड वॉल्यूम था, यहाँ पर फिक्स्ड वॉल्यूम था, तो हम इसके शेप को चेंज नहीं कर सकते थे, यानी जैसी शेप थी, यानी बहुत ज़्यादा फोर्स हमें लगाना पड़ता इनके वॉल्यूम को इधर उधर करने के लिए। लेकिन यहाँ पर ये जो गैस है उसके लिए हम छोटा सा फोर्स अप्लाई करें, यानी ये जो परफ्यूम है जाहिरन बात है वो एक गैस होगी, हमने कंप्रेस करके उसे बोतल में फिट कर दिया ना, ये हमने काम किया है। सही है, तो गैस के पास ना ही फिक्स्ड शेप होती है ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। सही, अभी समझ लें अगर इनके पास फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं है, फिक्स्ड शेप भी नहीं है, यानी इनका वॉल्यूम हमें पता नहीं होगा, तो हम इन दोनों को कैसे मेजर करेंगे। इनके लिए समझ लें, लिक्विड और गैसेस के लिए अगर हमें मेजर करने वॉल्यूम को अगर मेजर करना है, तो लिक्विड एंड गैसेस के लिए हम एक ही चीज़ को इस्तेमाल करते हैं जिसे कहा जाता है मेजरिंग सिलेंडर। यानी ऐसे सिलेंडर नुमा हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है, उसके अंदर पानी को फिल करते हैं हम, या फिर हमारे पास गैस जो है उसे फिल किया जाता है। तो यहाँ पर ml में रीडिंग लिखी होती है जो कि होता है सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल। 1 ml जो होता है हमारे पास वो सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। ठीक है, 1 ml जो है, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, यानी मीटर का एक छोटा यूनिट है सेंटीमीटर, और मीटर क्यूब वॉल्यूम का यूनिट है, तो ये सेंटीमीटर क्यूब आ गया। सही है, मीटर क्यूब एक बहुत बड़ा यूनिट है। सही है, देखा जाए ना, मीटर क्यूब अगर पानी आप देखना चाहें वो बहुत ही बड़ा हो जाएगा मीटर क्यूब, यानी मीटर लेंथ, मीटर विड्थ, मीटर हाइट, जितनी आपके पास टंकी है उसमें पानी आपने फिल किया तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी आ जाएगा। तो बजाय इसके तो हम क्या करते हैं, जब भी सिरिंज वगैरह लेते हैं तो 10 सीसी जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो एक्चुअली में 10 ml होता है, या 10 सेंटीमीटर क्यूब होता है, वो जो 10 सीसी हम सिरिंज के लिए इस्तेमाल करते हैं, या 50 सीसी या 20 सीसी, ये जो इस्तेमाल करते हैं ना वर्ड, ये ml के लिए होता है, मिली लीटर, इसका मतलब है ml का मतलब है मिली लीटर, जो कि सेंटीमीटर क्यूब के भी इक्वल होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब कहें आप, ml कहें, दोनों सेम चीज़ है। तो सिंपली आपने इसमें जो पानी डाला है, ये जो पानी जिस लेवल तक जाएगा इसमें रीडिंग लिखी होती है। मसलन ये पानी 40 तक गया तो आपने लिखा इसका जो पानी का वॉल्यूम आ गया वो क्या आ गया, 40 ml या 40 सेंटीमीटर क्यूब, दोनों सेम चीज़ है। सही है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आपके पास। क्या आपके पास एक बीकर होता है जिस पर रीडिंग लिखी होती है, यानी अगर आप देखना चाहें हमारी बुक में भी है, ये मेंशन है कि जो मेजरिंग सिलेंडर है वो प्लास्टिक का बना होता है जिस पर कुछ ना कुछ रीडिंग लिखी होती है। ठीक है, और रीडिंग लिखी होती है कुछ ना कुछ,
फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस, दोनों के वॉल्यूम करने के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हैं। जब भी लिक्विड उसमें डाला जाता है तो वो किसी न किसी हाइट तक रेज हो जाता है। जिस हाइट तक वो जाता है हमें क्या करना है, उस लेवल को सिर्फ नोट करना है। वॉल्यूम करेक्टली वी शुड कीप द आई। अब ये चीज़ ध्यान में रखें, जब भी आप मेजरिंग सिलेंडर को इस्तेमाल करके आप किसी भी चीज़ का वॉल्यूम यानी मेजर कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, वो जो पानी है उसे सीधा बिल्कुल अपनी आँख के सीधा रखना है, सही है। यानी उस मेजरिंग सिलेंडर को उठाकर अपनी आँखों के ऊपर लाना है, यानी बिल्कुल आँखों के आमने सामने लाना है। ऐसे नहीं है कि आप ऊपर से देख रहे हैं, आप यहाँ से देख रहे हैं तो रीडिंग मुख्तलिफ मिलेगी, बिकॉज हमें वो पॉइंट देखनी होती है। तो हम क्या करते हैं, सिंपली उनको आंखों के करीब लाते हैं। ये देखें, आंखें आपकी जो है ना, नीचे करेंगे तब भी एंगल में डिफरेंस आएगा, ऊपर करेंगे तब भी डिफरेंस। सिमिलरली आप क्या करेंगे, ये जो है आपके पास मेजरिंग सिलेंडर, इसे ऊपर उठाएं, बिल्कुल अपनी आंखों की सीध में रखें, फिर आप रीडिंग लें। 70 पर है, 60 पर है, 71 है, 2 है, ये देखें मसलन 71 है, तो हमने जवाब में लिखेंगे 71 ml, हमारा आंसर आ गया। ये जो वॉल्यूम हमने मेजर किया किसी भी लिक्विड का, वो कितना है, 71 है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, सिंपली मेजरिंग सिलेंडर के थ्रू हमने लिक्विड को मेजर कर लिया। अब अगर हम बात की जाए वॉल्यूम को, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, सही है, तो ये वही चीज़ लिखी हुई है जो मैंने आपको पहले भी बताई कि हमारे पास क्या है कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड about a liter or so can be measured using measuring cylinder. When the liquid is poured into the cylinder, the level on a scale gives the volume simply was ml में भी लिखी होती है या फिर सेंटीमीटर क्यूब में। यानी ये बुक में ये जो पॉइंट लिखी हुई है उस हिसाब से मैंने आपको पहले भी बता दिया। It should be noted that while recording the value from cylinder, the eyes should maintain the level with the value. लेवल के बिल्कुल आमने सामने रखना है। ऊपर से देखेंगे या नीचे से देखेंगे तो आपके इल्यूजन की वजह से, आपके इल्यूजन की वजह से आप सही से नोट नहीं कर पाएंगे रीडिंग। तो इस वजह से आपने क्या करना है, वो लेवल में रखना है। एंगुलर ऑब्जर्वेशन की वजह से आपके कई नुकसानात हो सकते हैं, वही चीज़ ये बता रहा है, ठीक है। और रेगुलर अभी अभी जो हम बात कर रहे हैं, ये सॉलिड एंड गैसेस की आपके पास आ गई। अब अगर आपके पास सॉलिड है तो सॉलिड कौन सा है, मसलन अगर हम सॉलिड की बात कर रहे हैं तो सॉलिड आपके पास कौन सा है, वो रेगुलर आया, वो रेगुलर सॉलिड है या फिर आपके पास वो वर्टिकल सॉलिड है, तो उस हिसाब से आपको ये बताएगा, ठीक है। अब अगर हम सॉलिड की बात कर रहे हैं तो सॉलिड हमारे पास दो किस्म के होते हैं। एक होता है सॉलिड, यानी सॉलिड की बात कर रहे हैं तो सॉलिड हो जाएगा एक रेगुलर, ठीक है, यानी जिसकी जो शेप है वो रेगुलर है। दूसरा है इर्रेगुलर, यानी जिसकी जो शेप है वो हमारे पास सही नहीं है, यानी वो एड़ा टेढ़ा है, यानी हम फार्मूला लगाकर उसे मालूम नहीं कर सकते। अगर रेगुलर है तो रेगुलर में हमारे पास कौन कौन से हैं, सही है। यानी अगर हमारे पास रेगुलर ऑब्जेक्ट है, वो रेक्टेंगल है, तो उसके लिए फार्मूला है हमारे पास। अगर वो सिलेंड्रिकल है, वो भी हमारे पास फार्मूला है, यानी उसकी जो शेप है रेक्टेंगल है तो उसके लिए फार्मूला, सिलेंड्रिकल शेप होगी तो उसके लिए फार्मूला। अगर इरेगुलर ऑब्जेक्ट होगा, कोई भी मसलन आपने पत्थर उठा लिया, तो उसके लिए फार्मूला नहीं है हमारे पास। तो उसको इस्तेमाल करने के लिए एक छोटा सा मेथड इस्तेमाल किया जाता है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। समझ लें, अभी हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो रेगुलर सॉलिड है वो है रेक्टेंगुलर ब्लॉक। तो उसको मालूम करने के फार्मूला वही है हमारे पास, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तीनों को आपस में सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो, यानी लेंथ मिली होगी। अब देख लें, एक चीज होती है, जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट को हम क्या करेंगे, सेम रखेंगे। लेंथ का यूनिट अगर सेंटीमीटर में मिला हुआ है और ये जो विड्थ है उसका भी सेंटीमीटर में है और इसका भी सेंटीमीटर में है, तो तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर क्यूब में हम आंसर निकाल लेंगे। ऐसा ना हो कि विड्थ आपको सेंटीमीटर में मिली हो और लेंथ आपको मीटर्स में मिली हो, तो हमें पहले यूनिट चेंज करना होता है, ये ध्यान में रख लें, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि यूनिट्स चेंज करके दिए जाते हैं और बच्चे कुछ नहीं कर पाते। तो ये अपने ध्यान में रखें कि यूनिट भी सेम करने होते हैं। कैलकुलेशन के दौरान हमें यूनिट सेम रखेंगे, तभी यूनिफॉर्मिटी से हमें सही आंसर मिलेगा। तो ये है, अगर सिलेंडर हो आपके पास तो उसका जो होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी रेडियस स्क्वायर इनटू हाइट। कोई भी सिलेंडर है मसलन, उसका जो रेडियस है वो कितना है और उसकी हाइट कितनी है। मसलन ये जो है ना हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर है, ये कहीं से नहीं आया, ये भी सिंपली हमारे पास एक सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास सिलेंडर बना हुआ है, तो इसका जो रेडियस होगा पहले हमें नोट करना होगा। ये जो ऊपर है ना, ये होता है बिल्कुल सर्क्यूलर, ये क्या होता है, सर्किल होता है, ऐसे सर्किल होता है, ठीक है, यानी बिल्कुल सर्किल शेप में होता है ये वाला, ठीक है।
और ये बीच में होता है उसका सेंटर, सही है। तो सर्किल से लेकर सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है, ये देखें ना, ये मेरे पास सर्किल आ गया और सर्किल का ये रहा सेंटर बीच में, ठीक है, ये हमारे पास आ गया बीच में सेंटर, और सेंटर से लेकर ये सर्किल की जो बाउंड्री है यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो कहलाता है रेडियस, ठीक है, ये क्या कहलाता है, रेडियस। तो इस रेडियस को हमने निकालना पड़ेगा पहले। अगर आपसे कोई पूछे कि रेडियस आपको भी दिया जाता है या फिर आपको डायामीटर भी दिया जाता है, ये चीज अपने ध्यान में रखें। अब क्वेश्चन वाला जब भी कहता है वो आपको घुमाकर डायामीटर दे देता है। अब डायामीटर क्या होता है, डायामीटर होता है सर्किल की एक बाउंड्री से लेकर दूसरी बाउंड्री तक का डिस्टेंस, यानी ये जो मुकम्मल डिस्टेंस होता है ना, ये वाला, ये डिस्टेंस मुकम्मल, ये होता है डायामीटर। और सर्किल क्या होता है, इसका आधा होता है, देखें, सॉरी, रेडियस जो होता है ना, इसका आधा होता है। रेडियस ये वाला डिस्टेंस है, सेंटर से लेकर यहाँ तक ये रेडियस होता है, और यहाँ पर ये दूसरा रेडियस, यानी जो डायामीटर होता है ना, सिंपली वो 2r के बराबर होता है, यानी 2 मरतबा r जितना डिस्टेंस होता है, ठीक है। अगर हमें r मालूम करना है तो वो d/2 हो जाएगा, सिंपली ये जो 2 मल्टीप्लाई कर रहा है वो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो r इज इक्वल टू d/2, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, यानी रेडियस इज हाफ ऑफ द डायामीटर, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। तो ये अपने ज़हन में रखें कि कोई कभी कभी ये जो क्वेश्चन है आपको चेंज करके भी दिया जा सकता है, तो आप उसके लिए तैयार रहें। अब देख लें, अगर आपके पास रेक्टेंगल आ गया तो आपके पास फार्मूला आ गया, अगर आपके पास कोई ना कोई सर्कुलर आ गया तो उसके लिए भी हमारे पास फार्मूला आ गया। लेकिन अगर हमारे पास इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, सही है। ये आपके पास अगर रेक्टेंगल बना के वो उसका फार्मूला, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो या सर्किल हो, उसके लिए आपने फार्मूला निकाल लेना है, यानी आपकी दोनों शेप कवर हो गई। अब अगर आपको मालूम करना है ट्राइंगल का, तो ट्राइंगल आपको पता है, देखें, अगर ट्राइंगल में शेप बना लूँ तो ट्राइंगल होता है हाफ ऑफ द, यानी ट्राइंगल को देखा जाए तो ये देखें, ये 2 मरतबा अगर ट्राइंगल बना दूं वो क्या बन जाएगा, कोई ना कोई स्क्वायर बन जाएगा। तो सिंपली स्क्वायर वाला जो फार्मूला है अपान में 2 लिख दें आप, हाफ हो जाएगा, आपको मिल जाएगा वॉल्यूम, सही है। तो ट्राइंगल का आप आराम से वो भी निकाल सकते हैं, उसका भी वॉल्यूम निकाल सकते हैं। लेकिन अभी बात कर रहे हैं हम कि हमारे पास अगर इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी पत्थर है जिसकी कोई शेप एक फिक्स नहीं है, अगर आप उसे मालूम करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। सिंपली पहले आप क्या करें, इस चीज को सुन लें, पहले मेरे कॉन्सेप्ट को समझ लें कि हम क्या करते हैं कि हमारे पास कोई भी इर्रेगुलर, इस थ्योरी को हम बाद में पढ़ते हैं, पहले समझें, इन फिगर से हम समझने की कोशिश करते हैं कि हम क्या करते हैं। सबसे पहले पत्थर लिया, उसके बाद हम क्या करते हैं, मेजरिंग सिलेंडर में कुछ ना कुछ अपना पानी पहले भर के रखते हैं, कि हमने पानी भरा जो कि 200 पर था, कितने पर था, 200 ml पर था, पहले पानी को भरा, सही है, यानी हमने मेजरमेंट ले ली, पानी को डाला, वो 200 तक गया, हमने देखा कि इसकी जो है रीडिंग हमें मिल रही है वो है 200 ml, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वो जो इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट है हमारे पास उसको उस पानी में डाल देंगे। जैसे पानी में डालेंगे, जरूर इसका भी कोई ना कोई वॉल्यूम होगा, पानी का कोई ना कोई वॉल्यूम होगा, तो पानी कहाँ आएगा, ऊपर आ जाएगा, ऐसे होगा। आपने वो कहानी सुनी होगी कौवे वाली, कौवे यानी पत्थर उठाकर कौवे क्या कर रहा था, यानी कौवा जो बहुत प्यासा था, उसने देखा कि एक पॉट में एक पानी पड़ा हुआ था, पानी बहुत नीचे था, उसकी चोंच नहीं जा रही थी, तो वो क्या करता, छोटे छोटे पत्थर उठाकर उस पानी में डालता और पानी ऊपर आ जाता। तो वो जो कौवा था ना, वो भी साइंटिस्ट था, ये ध्यान में रखे, फिजिसिस्ट था। उसने यहाँ से कॉन्सेप्ट निकला, ये जो आप पढ़ रहे हैं, उसने क्या कहा, पानी बहुत नीचे है, वो क्या कर रहा था, उसमें पत्थर डालता गया डालता गया डालता गया, तो पानी ऊपर आता गया। तो वही चीज है यहाँ पर, हम क्या करेंगे, जैसे ही पत्थर डालेंगे तो पत्थर जितना वॉल्यूम वो ऊपर आ जाएगा, सही है। पहले जो उसका वॉल्यूम था वो कितना था, 200, अब वो 213 हो गया या 220 हो गया, तो हम समझ जाएंगे ये जो 200 से इंक्रीज हुआ है ना, ये है वॉल्यूम पत्थर का, सही है। यानी ओरिजिनल में से ये जो पहले हमने मेजरमेंट ली थी, इनिशियल मेजरमेंट, उसमें से अभी जो इंक्रीज हुआ है, वो इंक्रीज में से वो ओरिजिनल माइनस करेंगे, तो वो जो बीच वाला ये जो डिफरेंस आया वो पत्थर का वॉल्यूम है। यानी जितना अगर मैंने नीचे डाला पानी ऊपर आया, जितनी लेवल पानी अभी इंक्रीज हुआ है 200 से, वो कितना, वो क्या है, पत्थर का है। तो हम क्या करेंगे, 220 में से माइनस करेंगे 200, तो हमें मिल जाएगा 20, ठीक है। तो 20 ml क्या है, इस पत्थर का वॉल्यूम है। अब ये तरीका होता है किसी भी इर्रेगुलर सॉलिड को मालूम करने का, वही यहाँ पर लिखा होगा, अगर आप देखना चाहें तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि अगर आपके पास फॉर एन इर्रेगुलर सॉलिड हो, आपके पास अगर वॉल्यूम इज कैलकुलेटेड बाय लोअरिंग द ऑब्जेक्ट इन अ पार्शियली फिल्ड मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर को हम क्या करेंगे, एक सर्टेन वैल्यू तक, जो हमें पता है नॉन वैल्यू तक फिल करेंगे।
द राइज इन द लेवल ऑफ द वॉल्यूम स्केल गिव्स द वॉल्यूम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। अब जैसे पानी हमने डाला तो वो राइज करेगा, मसलन पहले 200 पर था तो 200 हमारे पास इनिशियल रहेगा, कि हमारे पास जो इंक्रीज हुआ 220, 230, 250 जितने भी हुए, तो उसमें से 200 को कट करेंगे बिकॉज 200 तो पानी का वॉल्यूम था। अब ये जो इंक्रीज हुआ है ना, ये किसका है? उस पत्थर का वॉल्यूम है। तो द राइज इन द लेवल ऑफ द वॉल्यूम स्केल गिव्स द वॉल्यूम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। Thus, the volume of irregular object is calculated by subtracting the original volume of liquid from the raised volume of liquid। सही है। ओरिजिनल वॉल्यूम जो 200 ml हमने कंसीडर किया था, अभी ये जो 220 हुआ है, ये जो 20 यूनिट इंक्रीज हुआ है ना, सिंपली ये 20 यूनिट किसका है? रॉक का है। सिंपली ये है आपके पास कॉन्सेप्ट। द टोटल वॉल्यूम इज फाउंड, आपको मिल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज मेजर्ड इन सेपरेट एक्सपेरिमेंट एंड देन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द टोटल वॉल्यूम। सही है। एक दूसरा एक्सपेरिमेंट करके फिर से आप कैलकुलेट कर लें, तभी आप पढ़ सकेंगे। सही है। तो ये आपके पास आ गया कि जो जो चीज़ें हमने पढ़ी, मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ कि हमने देखा कि हमारे पास जो मेटर था, उस मेटर को बताने के लिए हमारे पास क्या होती हैं? मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। यानी मेरे पास ये जो मेटर है, मेटर को बताने के लिए हमारे पास क्या होता है? एक होता है उसका मास, जो कि एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी था, और दूसरा उसकी होती है स्पेस। और स्पेस के लिए ये जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसे हम कहते हैं वॉल्यूम। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? वॉल्यूम। वॉल्यूम की डेफिनेशन हमने देखी कि 3 डायमेंशनल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। और उसके बाद ये जो वॉल्यूम था हमारे पास, उस वॉल्यूम का फार्मूला हमने देखा कि हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, इससे हम वॉल्यूम किसी न किसी रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट का कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम हमें मिल गया। उसके बाद उसका यूनिट देखा, यूनिट हमारे पास था मीटर क्यूब। ठीक है, मीटर क्यूब हमारे पास एसआई यूनिट था। उसके बाद हमने देखा कि हम वॉल्यूम को मेजर कैसे करते हैं। पहले आ गया हमारे पास गैस एंड जो लिक्विड था हमारे पास, उसको मेजर करने के लिए सिंपली एक सिलेंडर है हमारे पास जिस पर स्केलिंग वगैरह होती है, तो उसके लिए हमने इस्तेमाल किया मेजरिंग सिलेंडर। ठीक है, मेजरिंग सिलेंडर आ गया आपके पास। उसके बाद क्या किया हमने, जो हमारे पास सॉलिड है उसको मेजर करने के लिए अभी थोड़े से मसले आ रहे थे कि हमारे पास जो सॉलिड है उसकी शक्ल कौन सी है। अगर वो रेगुलर शेप्ड है तो उसके लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। रेगुलर है तो फार्मूला इस्तेमाल करो, यानी रेगुलर है तो कैसा रेगुलर है? वो रेक्टेंगल है, वो सर्कुलर है, वो किस शेप का है? ठीक है, तो इस हिसाब से हम फार्मूला इस्तेमाल करके उसे मालूम कर रहे थे। अगर इर्रेगुलर हो तो इर्रेगुलर के लिए सिंपली वही सेम मेथड जो हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर था उसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो इर्रेगुलर के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? मेजरिंग सिलेंडर को। कैसे करते हैं वो आपने देख लिया कि आप किसी न किसी पहले क्या करते हैं कि ये जो सिलेंडर होता है उसमें आप अपनी सर्टेन नॉन लेवल तक पानी फिल करते हैं। मसलन 200 ml तक आपने पानी को फिल किया। ठीक है, अब वो जो इरेगुलर ऑब्जेक्ट है वो डालेंगे तो ये बन जाएगा 230, यानी कोई ना कोई इसकी राइज अप आएगी मेल में, बिकॉज हमें पता है जैसे हमने पत्थर डाला तो पानी ऊपर आएगा। जितना आएगा ऊपर, ये 200 में से ये जो डिफरेंस हुआ है वो कितना हुआ है? 200 में से कितने यूनिट ऊपर गया है? आप कहेंगे 30 यूनिट। इस चीज़ को निकालने के लिए ये होता है कि ये जो फाइनल है ना 230, इसमें से 200 को माइनस कर दें तो आपको 30 ml जो मिलेगा वो एक्चुअली में वॉल्यूम था किसका? वही था वॉल्यूम आपके पास उस पत्थर का, उस इरेगुलर ऑब्जेक्ट का। तो आप सिंपली उस वॉल्यूम को निकाल पाएंगे। अब क्या ज़रूरत है वॉल्यूम को इतना पढ़ने की? वजह क्या है? आखिर हमारी क्या मजबूरी है कि हम वॉल्यूम को इतना पढ़ रहे हैं? वो है डेंसिटी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं।